गुड मॉर्निंग एवरीवन दोस्तों। आज है सितंबर 25 2023 और हम लोग करेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर के एनालिसिस। मेरा नाम है सितेंद्र चौधरी और आज हम लोग क्या-क्या करने वाले हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे पहले थोड़ा-सा ब्लैक सी के बारे में, छोटा-सा न्यूज़ में है, लेकिन हम इसको आज ज्योग्राफी के पर्सपेक्टिव से करने वाले हैं। तो हम लोग यहाँ पे कुछ लोकेशंस वगैरह देखेंगे और थोड़ा-सा ब्लैक सी की हिस्ट्री के बारे में जानेंगे। यहाँ पे टर्की का क्या रोल रहा, रशिया का क्या रोल रहा, क्योंकि ज्योग्राफी के पर्सपेक्टिव से यहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं। तो आपका एटलस जो है मैप वर्क, वो हम लोग यहाँ पे करेंगे। उसके अलावा एस्ट्रॉइड माइनिंग एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग और एक लैंडमार्क ये जो है एक डेवलपमेंट यहाँ पे हुई है नासा की तरफ से, जिसमें एक एस्ट्रॉइड से हम लोग कुछ सामान लेके आए हैं। तो उसके बारे में बात करेंगे, एस्ट्रॉइड क्या होता है, कहाँ पाया जाता है, किस तरह से काम करता है और नासा के मिशन के बारे में बात करेंगे। इसे आप ज्योग्राफी वाले पर्सपेक्टिव से भी और इवन इसको आप अ, साइंस एंड टेक वाले पर्सपेक्टिव से भी पढ़ सकते हो। लेकिन ये ज़्यादा जो टॉपिक है वो प्रीलिम्स के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रादर देन मेंस। एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत के बारे में बात करेंगे थोड़ा-सा, हालाँकि ये टॉपिक हम लोग पहले कर चुके हैं, रिपीटेड सा टॉपिक है, लेकिन जो स्टूडेंट बिल्कुल नए हैं, उनके बारे में बताएँगे, क्योंकि विक्रांत इंडिया का एक इंडिजेनस एयरक्राफ्ट कैरियर है। तो एयरक्राफ्ट कैरियर क्या होता है, कितने टाइप का होता है, उसके बारे में बात करेंगे और विक्रांत के बारे में थोड़ा-सा बात करेंगे। उसके अलावा प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होती है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होती है, वो हम लोग आज यहाँ पे जानेंगे। हालाँकि ये कंटेंट काफ़ी हद तक लक्ष्मीकांत का है, लेकिन जो नया यहाँ पे है वो ये है कि जब हम लोग वन नेशन और वन इलेक्शन की बात करते हैं, जब हम लोग साइमल्टेनियस इलेक्शंस की बात करते हैं, तो प्रेज़ेंट जो हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम है उसके अंदर वो पॉसिबल नहीं है। लेकिन हाँ, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अंदर में वन नेशन, वन इलेक्शन को फॉलो किया जा सकता है। तो आज के एडिटोरियल में इसी पॉइंट को बताया गया है। तो एक बहुत बड़ा मुद्दा है ये वन नेशन वन इलेक्शन। हम लोग कम से कम मुझे लगता है 4 या 5 बार हम लोग इसके बारे में पढ़ चुके हैं। जितनी बार भी हम इसको पढ़ते हैं एक नया डायमेंशन हमें देखने को मिलता है। तो आज एक नया डायमेंशन हम लोग यहाँ पे ऐड करेंगे, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड वन नेशन वन इलेक्शन। अच्छा आर्टिकल है, डिसेंट है। इसको हम लोग डेफिनिटली पढ़ेंगे। लेकिन एक बार फ्रंट पेज पे देख लेते हैं क्या हो रहा है भैया। फ्रंट पेज पे 2 न्यूज़ हैं। ये न्यूज़ तो हम लोग आज कवर नहीं करेंगे, लेकिन डेफ़िनेटली इसको हम लोग कल या परसों कवर करेंगे। मैं थोड़ा वेट कर रहा हूँ ताकि टेक्स्ट सेक्शन में कुछ इसके बारे में आए या एडिटोरियल आए, तब इसको हम लोग डेफ़िनेटली कवर करेंगे। अगर नहीं भी आएगा तो 1-2 दिन में हम लोग इसको कवर करेंगे। क्या है पूरा मामला? थोड़ा आपको मैं बता देता हूँ। देखिए, हमारी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है जो 2020 में आई थी, इन्होंने यहाँ पे एक प्रोविज़न ऐड किया था, मल्टीपल एंट्री, मल्टीपल एग्ज़िट का कॉन्सेप्ट यूज़ किया था। जैसे अभी आप ग्रेजुएशन में एडमिशन लेते हो, तो 3 साल की आपकी आपकी ग्रेजुएशन है या बीटेक में टेक्निकल कोर्सेज़ में एडमिशन लेते हो, तो 4 साल का होता है आपका। आप उसको बीच में नहीं छोड़ के जा सकते। आप सेकंड ईयर में या थर्ड ईयर में आप उसको छोड़ के नहीं जा सकते सर्टिफ़िकेट लेके। आपको पूरा करना पड़ता है वो कोर्स, है ना? अभी फिलहाल ये प्रोविज़न होता है। लेकिन विदेशों में ऐसा नहीं है। विदेशों में अगर आप 4 साल के कोर्स में एडमिशन आपने लिया है, तो 2 साल में भी आप एग्ज़िट कर सकते हो। हो सकता है 5 साल के बाद आपका मन करे, आप वापस आके इसको कंटिन्यू कर सकते हो। थर्ड ईयर में भी आप एग्ज़िट कर सकते हो, बाद में 2 साल, 4 साल, 10 साल जब आपका मन करे, आप आके इसको कंटिन्यू कर सकते हो। ये विदेशों में सिस्टम होता है, मल्टीपल एग्ज़िट, मल्टीपल एंट्री वाला। इंडिया में नहीं है। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में बेसिकली कहा गया था कि हम लोग इस सिस्टम को यहाँ पे लागू करेंगे। लेकिन जो अभी पार्लियामेंट्री हाउस का एक पैनल बना था, उस पैनल ने कहा कि देखिए भाई इंडिया वाली कंडीशन में ये पॉसिबल नहीं है। वहाँ पे पॉसिबल है, क्योंकि वहाँ पे यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस में टीचर काफ़ी ज़्यादा होते हैं, तो जो स्टूडेंट टीचर रेशियो है वो काफ़ी अच्छा खासा होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर उनका बढ़िया है, पॉपुलेशन भी उनकी कम है तो मैनेज हो सकता है। इंडिया जैसे देश में जहाँ पे पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है, जहाँ पे ऑलरेडी हमारी यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस के अंदर टीचर की वैकेंसी बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पे आप उसको कैसे इम्प्लीमेंट करोगे? ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि आपको पता ही नहीं है ना, किस साल कितने बच्चे आएँगे। अब किसी यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में जितने एडमिशन्स होते हैं, उसके बेसिस पे ही वहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है, हर चीज़ होती है। लेकिन मल्टीपल एंट्री की वजह से आपको पता ही नहीं चलेगा कि हो सकता है 2023 में वहाँ पे 500 बच्चे हों, हो सकता है 2024 में वहाँ पे सिर्फ 300 बच्चे हों और हो सकता है 2025 में वहाँ पे 1500 बच्चे आ जाएँ। जिन्होंने पहले कोर्स छोड़ा हुआ था, वो भी आ सकते हैं। तो एक डिस्टर्बेंस हो सकती है, क्योंकि आपको एग्ज़ैक्टली नहीं पता चलता। तो कुछ प्रैक्टिकल इश्यूज़ यहाँ पे हैं जिसकी वज़ह से हम इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। फिलहाल तो हाउस ने ये कहा है, हालाँकि गवर्नमेंट ने कहा है कि हम इसको लागू करेंगे। अब इसके बारे में थोड़ा-सा डिटेल में हम लोग बाद में जाएँगे, ठीक है? अगर आपको पढ़ना है, आप अपने हिसाब से फिलहाल पढ़ सकते हो, लेकिन मेरी तरफ से आप 2-3 दिन का वेट कर लीजिए। दूसरा ये न्यूज़ कोई मुझे ख़ास दमदार लगी नहीं है, हालाँकि जो मूडी है, मूडी आपको पता क्या है? एक ये क्रेडिट एजेंसी है, काफ़ी जानी-मानी क्रेडिट एजेंसी है। तो इन्होंने कहा है कि भैया इंडिया में जो आधार सिस्टम है बहुत अच्छे से काम नहीं करता है, क्योंकि इंडिया एक ह्यूमिड कंट्री है। इंडिया
में अलग-अलग सीज़न्स होते हैं, जिसकी वजह से हमारे जो आधार का डेटा होता है, जो कि हमारी बायोमेट्रिक यानी कि हमारा थंब इम्प्रेशन या जो हमारी आइरिस का सैंपल होता है, उसके बेसिस पे काम करता है। तो कई बार टेक्निकल इश्यूज़ उसकी वजह से क्रिएट हो सकते हैं। ह्यूमिड क्लाइमेट्स में बहुत बार आपके फिंगर जो है टिप्स काम नहीं करते हैं, है ना? जैसे मान लो कोई कियोस्क है, अब यहाँ से क्या करना है आपको, मान लो केरला के अंदर कोई कियोस्क लगा हुआ है और ये जो है राइस डिलीवर करता है, ठीक है? आप क्या करते हो यहाँ पे जाके, आप यहाँ पे अपने फिंगरप्रिंट को थंब को इम्प्रेस करते हो। उसको प्रेस करने के बाद ये आइडेंटिफ़ाई कर लेता है कि अच्छा ये फलाना आदमी है, ये एक्स वाई ज़ेड है। उसको आइडेंटिफ़ाई करने के बाद आपके आधार कार्ड से क्योंकि वो मशीन लिंक होती है, तो उसको पता चल जाता है कि इस महीने में इस आदमी ने पर्टिकुलरली कितना राइस लिया है और कितना राइस इसको देना है। तो वो कैलकुलेट करके आपको राइस दे देता है। लेकिन उसके लिए क्या चाहिए? आपको एक थंब इम्प्रेशन लगाना पड़ेगा, है ना? अंगूठा लगाना पड़ेगा। अगर अंगूठा नहीं लगाओगे, मान लो, तो आपकी आइरिस स्कैन किया जाएगा। जैसे मोबाइल फ़ोन में हम लोग स्कैन करते हैं फेस को तब अनलॉक होता है। तो इनका ये कहना है कि ये जो मशीनें वगैरह इस तरह की होती हैं क्योंकि इंडिया की ह्यूमिड कंट्री है, बहुत सारा मॉइस्चर यहाँ पे होता है ख़ासकर मानसून के टाइम पे या कोस्टल एरियाज़ में काफ़ी ह्यूमिडिटी होती है। उस केसेज़ में बहुत बार ये जो मशीनें होती हैं, वो थंब इम्प्रेशन को नहीं पकड़ पाती हैं। और आइरिस स्कैन को भी नहीं पकड़ पाती हैं, टेक्निकल इश्यूज़ हैं। और जिसकी वजह से बहुत बार ये देखा गया है कि जिन लोगों का आधार कार्ड बना हुआ है, उनको जो है वो पर्टिकुलर वेलफेयर स्कीम का बेनिफिट नहीं मिल पाता। ये जो है इन्होंने यहाँ पे कहा है, इतना ही आपके लिए रिक्वायरमेंट है, इससे ज़्यादा आपको इसकी डिटेल में जाना नहीं है। हाँ, आधार क्या है, कैसे काम करता है, आधार के पॉजिटिव पॉइंट, आधार के जो नेगेटिव पॉइंट है, ड्रॉबैक्स हैं, वो टॉपिक हम लोग पहले कर भी चुके हैं और वो थोड़ा आप अपने आप से भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आज के मेन टॉपिक पे। पहला जो आज का मेन टॉपिक हम लोग ब्लैक सी से लेके आए हैं। यूक्रेन ने रशिया के एक फ्लीट को अटैक किया है ब्लैक सी में क्रीमिया में। आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, ठीक है? ये देखो क्रीमिया रहा, दिस इज़ वन इज़ द क्रीमिया। क्रीमिया वाज़ अ पार्ट ऑफ यूक्रेन ऑफ कोर्स लेकिन 2014 में रशिया एक्चुअली कैप्चर्ड यूक्रेन ज़बरदस्ती, जिसकी वजह से सारे इश्यूज़ हुए और पिछले साल तो भैया फिर वो यूक्रेन में जो हुआ आपको अच्छे से पता है। तो क्रीमिया वाज़ हिस्टोरिकली अ पार्ट ऑफ यूक्रेन। हिस्टोरिकली का मतलब ये है स्पेशली जब से यूक्रेन रशिया से अलग हुआ है। पहले तो सारे यूएसएसआर का पार्ट ही हुआ करते थे। तो अभी ये देखिए ब्लैक सी है, आपको नज़र भी आ रहा होगा ये पूरा ब्लू कलर में जो है, ये है सी ऑफ अज़ोव, ये है इधर आपका ब्लैक सी। तो यहाँ पे कुछ यूक्रेन के कुछ मिसाइल्स वगैरह ने अटैक किया था और जिसकी वजह से कुछ लोगों की डेथ भी हो गई है। तो इसी वजह से ब्लैक सी जो है दोबारा से न्यूज़ में है। तो ब्लैक सी के बारे में ज्योग्राफिकल पर्सपेक्टिव से आपको पता होना चाहिए। ब्लैक सी की लोकेशन एक तो आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए, एग्ज़ाम में डेफिनिटली यहाँ से क्वेश्चंस पूछते हैं। ब्लैक सी के आस-पास कौन-कौन सी कंट्री हैं? आप ये देख सकते हो इसके नॉर्थ में जो है यूक्रेन आपको यहाँ पे नज़र आएगा, ठीक है? ये मालडोवा नहीं है, ठीक है? यूक्रेन है, मालडोवा नहीं है, ध्यान रखना आपने। रोमानिया आपको यहाँ पे नज़र आएगा, रोमानिया एक नेटो कंट्री है। बुल्गारिया आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, बुल्गारिया भी एक नेटो का मेंबर है, राइट? उसके अलावा टर्की आपको साउथ में नज़र आएगा, साउथ ऑफ ब्लैक सी इज़ टर्की, ओके? इधर जॉर्जिया आपको नज़र आएगा, ये थोड़ा इसके साउथ ईस्ट में पड़ता है। जॉर्जिया नेटो का मेंबर है क्या? ऑफ कोर्स नॉट। लेकिन येस 2014 में जॉर्जिया ने ऑफिशियल तौर से अप्लाई किया था 2008 में स्पेशली नाटो को जॉइन करने के लिए, लेकिन रशिया ने जॉर्जिया के ऊपर अटैक कर दिया और ये जॉर्जिया नाटो का मेंबर नहीं बन पाया। फिर बाद में यूक्रेन ने भी कहा कि हम भी नेटो जॉइन करेंगे। ये रशिया ने कहा लो बेटा तुम्हारा नंबर भी आ गया, तो इन्होंने इनके ऊपर भी अटैक कर दिया। क्योंकि ये कंट्री रशिया की इमीडिएट नेबर्स हैं और रशिया कभी भी ये बात सहन नहीं करेगा कि नेटो जो है उसके इमीडिएट नेबर्स बने आए। क्योंकि नेटो का मेंबर बनने का सीधा मतलब ये है कि अमेरिका वगैरह यहाँ पे अपनी मिसाइल्स तैनात कर सकता है। एकदम रेडी पोज़ीशन में लेके आ सकता है। इवन न्यूक्लियर भी कर सकता है, न्यूक्लियर मिसाइल्स वगैरह। तो वो सब चीज़ें यहाँ पे हुई हैं ऑफ कोर्स। तो थोड़ा लोकेशन आपको पता होना चाहिए कौन-कौन सी कंट्रीज़ को जो है वो करती हैं। अगर आप यहाँ पे जाएँ देखिए ज़रा, थोड़ा-सा ब्लैक सी से आगे निकल के हम थोड़ा-सा अगर जाएँगे, ये देखिए, तो ये तो हम लोगों ने सब देख ही लिया, ये क्रीमिया वगैरह इधर पड़ता है। सेवास्तोपोल ध्यान रखना है बड़ी ही इम्पोर्टेंट पोर्ट है। अ, अब फिलहाल तो ऑफ कोर्स रशिया के कंट्रोल में है, लेकिन पहले उसका यूक्रेन का पार्ट हुआ करता था। तो थोड़ी-थोड़ी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। 2 चीज़ आपको यहाँ पे मैं बताता चलूँ, एक है बोस्फोरस स्ट्रेट और एक है डार्डेनल्स स्ट्रेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेट हैं दोनों। दोनों ही इस समय टर्की के कंट्रोल में हैं ऑफ कोर्स। अगर आप यहाँ पे देखेंगे,
तो यहाँ पे आती है बोस्फोरस स्ट्रेट और ये आती है आपकी डार्डेनल स्टेट्स, ठीक है? इस्तांबुल जो तुर्की की कैपिटल है, बेसिकली उसके ऑलमोस्ट मिडल में से ये स्ट्रेट पास होती है और एक्चुअली ये स्ट्रेट टर्की को सेपरेट करती है फ्रॉम यूरोप एंड एशिया, ये जो स्ट्रेट है। और अगर आप कभी इस्तांबुल में जाओ तो यहाँ पे एक बड़ा अच्छा ब्रिज भी बना हुआ है, बड़ा टूरिस्ट डेस्टिनेशन है वो, आप जाके वहाँ पे भी विज़िट कर सकते हो। तो ये 2 स्टेट हैं, तो ब्लैक सी से अगर आप मेडिटेरेनियन सी में जाना चाहते हो, तो आपको इन दोनों स्टेट से होके गुज़रना पड़ेगा और यहाँ से गुज़रने का मतलब है टर्की से आपको परमिशन लेना पड़ेगा। इंटरेस्टिंगली टर्की जो है वो नेटो का मेंबर है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर रशिया सेवास्तोपोल पोर्ट वगैरह का यूज़ कर गया, कर्च जो पोर्ट है ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर यहाँ से अगर वो मेडिटेरेनियन सी के अंदर जाना चाहता है, तो उसको नेटो मेंबर जो कि टर्की है, उसकी परमिशन लेके जाना पड़ेगा। एक ट्रीटी हुई थी कई साल पहले जिसे मॉन्ट्रियक्स ट्रीटी कहा था, कहीं लिखा तो था मैंने इसके बारे में। हाँ, ये रहा। 1936 में मॉन्ट्रियक्स कन्वेंशन हुआ था, जिसमें ब्लैक सी के थ्रू रशिया को एक्सेस दिया गया था मेडिटेरेनियन सी का थ्रू दीज़ 2 स्ट्रेट्स जो कि डार्डेनल्स है और बॉस्फोरस स्ट्रेट है। तो ये एक्सेस इसको मिला था। बुल्गारिया, रोमानिया दोनों मैंने को बता ही दिया, मेंबर हैं। 2008 में जॉर्जिया के ऊपर अटैक किया गया था बाय रशिया, 2014 में यूक्रेन के ऊपर किया गया, फिर 2022 में किया गया, तो वो सब चीज़ें हमें ऑलरेडी पता है। तो ब्लैक सी बहुत पहले इस रीजन के अंदर सिर्फ 2 ही प्लेयर हुआ करते थे। एक प्लेयर हुआ करता था टर्की, जिसे उस समय ओटोमन एम्पायर कहा जाता था, तो ये सारा कंट्रोल ओटोमन एम्पायर के अंदर में हुआ करता था और एक पावर हुआ करती थी यूएसएसआर। तो ये यूक्रेन, जॉर्जिया ये सब यूएसएसआर का पार्ट हुआ करते थे। 2 ही बड़ी पावर थी। उस समय ब्लैक सी को सोवियत लेक भी कहा जाता था। तो एग्ज़ाम में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वाटर बॉडीज़ आर आल्सो कॉल्ड एज़ द सोवियत लेक? तो उसका आंसर आएगा ब्लैक सी, ठीक है? हालाँकि यहाँ पे सी लिखा हुआ है बट ये सी है नहीं, ये एक बहुत बड़ी लेक है। ब्लैक सी इज़ एक्चुअली अ लेक, ठीक है? तो ये थोड़ी-थोड़ी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब इतने ज़्यादा ये डिटेल आप छोड़ सकते हो। हाँ, ये कर्च अज़ोव आप याद कर सकते हो, अज़ोव सी है। अज़ोव सी धीरे-धीरे जो है काफ़ी ड्राई होता चला जा रहा है बिकॉज़ ऑफ द राइज़ इन टेम्परेचर, क्लाइमेट चेंज एंड एवरीथिंग, ठीक है? वो थोड़ा आप देख सकते हो। हाँ, यहाँ पे एक और एक आइलैंड भी होता है जिसे स्नेक आइलैंड बोलते हैं। ये जो है यहाँ पे कहीं पड़ता है, जो डैन्यूब रिवर है बेसिकली, इसके आस-पास यहाँ पे पड़ता है स्नेक आइलैंड, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और ह्यूमन्स वगैरह ऐसा यहाँ पे जाते नहीं हैं क्योंकि इस पूरे आइलैंड के ऊपर सिर्फ स्नेक्स ही पाए जाते हैं, साँप ही साँप होते हैं। आप थोड़ा गूगल वगैरह करके भी पिक्चर्स वगैरह देख सकते हो। स्नेक आइलैंड को जो है सरपेट आइलैंड भी कहा जाता है, इसे ज़मीनी आइलैंड भी कहा जाता है। थोड़ा-सा ज्योग्राफी के पर्सपेक्टिव से जीएस पेपर 1 में या प्रीलिम्स में आप इसको याद कर सकते हो। जो डैन्यूब रिवर है, यूरोप की वन ऑफ द लार्जेस्ट रिवर है, उसके डेल्टा के आस-पास में ही ये पाया जाता है। ठीक है जी, बस ये हो गया हमारा थोड़ा-सा मैप वर्क अबाउट ब्लैक सी। हालाँकि ये रिपीटेड है, जो बच्चे काफ़ी समय से एनालिसिस हमारे देख रहे हैं, उनको तो इसके बारे में पहले से आइडिया होगा ही। सेकंड जो आर्टिकल है बहुत ज़बरदस्त, मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा बिकॉज़ फिज़िक्स में थोड़ा इंटरेस्ट है, आपको भी अच्छा लगना चाहिए क्योंकि यूपीएससी में यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इस तरह से। सोलर सिस्टम, एटमॉस्फेयर, एस्टेरॉइड्स, मेटेओराइट्स, उर्ज़ क्लाउड, ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होता है? लाइट ईयर क्या होता है? यहाँ से ग्रेविटेशनल वेव क्या होता है? अ, खूब सारे क्वेश्चन अगर आप देखोगे यूपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में, यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आप इसे साइंस एंड टेक वाले पर्सपेक्टिव से भी कह सकते हो, आप इसे ज्योग्राफी वाले पर्सपेक्टिव से भी कह सकते हो। तो एस्टेरॉइड, एक एस्टेरॉइड था, अभी भी है ऑफ कोर्स, जिसका नाम है बेनी। इस एस्टेरॉइड से नासा कुछ सैंपल लेके आया है और ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। सुनने में लग रहा होगा छोटा है, लेकिन बहुत बड़ी बात है। हालाँकि सैंपल कोई ऐसे नहीं भई कोई 10-20 क्विंटल लेके नहीं आया है, हल्का-सा सैंपल लेके आया है, इवन लेस देन 1 किलोग्राम, कुछ ग्राम का सैंपल लेके आया है, लेकिन वो सैंपल भी बहुत मैटर करता है। 2-3 तरीके से वो मैटर करता है, हम लोग के बारे में डेफिनिटली बात करेंगे। तो ये जो स्पेस मिशन है यूएसए का, जिसे कहा जाता है ओसिरिस रेक्स स्पेसक्राफ्ट, ये हम लोगों ने इसको 7 साल पहले इसको नासा ने लॉन्च किया था। 7 साल की जर्नी इसने किया और ये बेनू से, बेनू या बेनी कुछ भी कह सकते हो, यहाँ से ये सैंपल लेके आया है। हल्का-सा सैंपल लेके आया, हल्का-सा, लेकिन लेके आया है।
अब यहाँ पे कई सारी चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं। पहली बात तो ये है समझने की कि इंसानों ने एक ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली है कि हम लोग एस्टेरॉयड के ऊपर लैंड हो सकते हैं, ठीक है? एस्टेरॉयड के ऊपर एक्सेस कर सकते हैं, एक बहुत बड़ी चीज़ है। दूसरी बड़ी चीज़, एस्टेरॉयड को स्टडी करना हमारे लिए ज़रूरी है, क्योंकि जब इनिशियली हमारी अर्थ बनी थी, तो या ये प्लैनेट्स बने थे, ये किस चीज़ से बने हैं? ये छोटे-छोटे, छोटे-छोटे सॉलिड पार्टिकल्स, डस्ट पार्टिकल्स उनके मिलने से ही बने हैं। हमारी अर्थ भी वैसे ही बनी है। तो ये सब क्या है एस्टेरॉयड ही तो हैं। तो पहले तो क्या हुआ करता था, जब हमारा सोलर सिस्टम बना था, तो इसके सेंटर में तो सन था, लेकिन सन के आस-पास क्या हुआ करता था? बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स वगैरह, सॉलिड रॉक पार्टिकल्स, मेटालिक, नॉन मेटालिक वो सब हुआ करते थे, जिन्हें प्लैनेटेसिमल्स भी कहते हैं और ये हमारे सन के चारों तरफ रिवॉल्व किया करते थे। जिसकी वजह से क्या हुआ, ये जो छोटे-छोटे पार्टिकल्स थे, वो धीरे-धीरे बड़े होते चले गए और छोटे-छोटे पार्टिकल को अट्रैक्ट अट्रैक्ट करने लगे, जिसमें से हमारा अर्थ, वीनस, मरकरी, जुपिटर वो सब बने हैं। तो धीरे-धीरे क्या हुआ, ये जो सन के चारों तरफ इस तरह के क्लाउड हुआ करते थे, वो साफ होते चले गए और हमारे अर्थ के सन के चारों तरफ जो है वो प्लैनेट्स आपको आज नज़र आते हैं, जो कि 8 प्लैनेट हैं। तो दैट इज़ द होल प्रोसेस ऑफ मेकिंग आवर सोलर सिस्टम, ठीक है? लेकिन वो जो पार्टिकल्स थे, क्या वो प्लैनेट्स ने पूरी तरह से अट्रैक्ट करके खत्म कर दिए? नहीं। आज भी बहुत सारे छोटे या बड़े सॉलिड पार्टिकल्स, ठीक है? वो हमारे सोलर सिस्टम में आज भी घूम रहे हैं और हमारे सन के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहे हैं। अब उनकी संख्या काफ़ी कम है, क्योंकि वो प्लैनेट्स का पार्ट बन चुके हैं, लेकिन एक समय में बहुत ज़्यादा हुआ करते थे। कुछ उनमें से आज भी घूम रहे हैं, जिन्हें हम लोग एस्टेरॉइड्स कहते हैं। क्या ये हमारे सारे सोलर सिस्टम में है? देखिए, वैसे तो सोलर सिस्टम में कई जगह पाए जाते हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन है, वो पाई जाती है बिटवीन प्लैनेट मार्स एंड बिटवीन जुपिटर। यहाँ पे सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा। अब आप कहोगे सर ये प्लैनेट क्यों नहीं बने? जब बाकी सब प्लैनेट बन गए, तो ये क्यों नहीं बने? इसका आंसर ये हो सकता है कि क्योंकि जुपिटर का ग्रेविटेशनल फील्ड बहुत ज़्यादा है, इसीलिए जुपिटर ने इनको आपस में कोलाइड करने ही नहीं दिया। और ये बेचारे प्लैनेट बनने चले थे लेकिन बन नहीं पाए। लेकिन हो सकता है इन बिलियंस ऑफ ईयर्स इन फ्यूचर वो बन भी सकते हैं, वी नेवर नो। सोलर सिस्टम ऐसा थोड़ी रहेगा हमेशा, हमेशा चेंजेस होते रहते हैं। तो ये एक एस्टेरॉयड बेल्ट होती है और कभी-कभी ये एस्टेरॉयड्स हमारे प्लैनेट्स को भी विज़िट करते हैं। कभी-कभी ये जुपिटर को भी विज़िट करते हैं, कभी-कभी अर्थ के ऊपर भी आते हैं, कभी-कभी मार्स के ऊपर भी आ जाते हैं। ठीक है? तो हमें भी विज़िट कर लेते हैं कभी-कभी ये लोग। और अगर इनका साइज़ काफ़ी बड़ा होता है तो हमारे लिए बहुत डेंजरस होता है। छोटे-मोटे एस्टेरॉयड तो अर्थ के ऊपर हमेशा आते ही रहते हैं। तो ये तो आपको थोड़ा-सा एस्टेरॉयड के बारे में पता होना चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि जब इनिशियली अर्थ बना था अराउंड 4 बिलियन ईयर्स अगो, तब इन एस्टेरॉइड्स हमें फ्रीक्वेंटली विज़िट किया करते थे। मोस्टली क्या, बहुत सारे एक्सपर्ट्स का ये कहना है, साइंटिस्ट का ये कहना है कि हमारी अर्थ के ऊपर जो वाटर आया है या फिर हमारी अर्थ के ऊपर जो लाइफ आई है थ्रू सम बैक्टीरिया, वो एक्चुअली एस्टेरॉइड और कॉमेट से आई है। ये जो वाटर है वो अर्थ के अंदर से नहीं आया है, वो इन एस्टेरॉइड से ही आया है, जब इनिशियली अर्थ के ऊपर बॉmbardment हुआ करती थी। लेकिन हमें पक्का तो नहीं पता, 100% तो नहीं पता। तो ये जो हम लोग अभी लेके आए हैं वहाँ से मटीरियल, बेनू से, उसको हम लोग स्टडी करेंगे और अगर उसके अंदर वाटर ड्रॉपलेट्स पाए गए, तो इसका मतलब ये बात पक्की हो जाएगी कि अर्थ के ऊपर वाटर जो है वो बाहर से आया है। अगर उसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल पाए जाते हैं और बाई चांस मान लो 1 इन बिलियन परसेंट चांस है कि अगर उसके अंदर बैक्टीरिया पाया गया, तो इसका मतलब अर्थ भी वो अर्थ के अंदर से नहीं आई है, अर्थ के बाहर से आई है। तो ये जो रिसर्च है अभी बहुत इनिशियल स्टेज में है। हो सकता है नेक्स्ट 50 इयर्स, नेक्स्ट 100 इयर्स, नेक्स्ट 200 इयर्स हो सकता है हम लोग एस्टेरॉइड्स को बहुत अच्छे से रिसर्च कर लें और हो सकता है कि आफ्टर 100-200 साल के बाद हम लोग एस्टेरॉइड के ऊपर खुद जाके लैंड कर लें इंसान, वहाँ पे जाके लैब लैब बना लें, कुछ भी हो सकता है फ्यूचर में साइंस तरक्की कर रही है और आगे जाके और करेगी। तो ये बेनू जो एस्टेरॉइड है इसको हम लोगों ने क्यों सिलेक्ट किया? क्योंकि अर्थ के काफ़ी क्लोज़ है कंपैरेटिवली टू अदर एस्टेरॉइड्स। ये अर्थ के इतने क्लोज़ है, ऐसा माना जाता है कि 1 इन 2700 चांसेस हैं
कि 2175 या 2199 में ये अर्थ से भी टकरा सकता है। इसके चांसेस हैं 1 इन 2700 और अगर ये टकरा गया, तो आप ये मान के चलिए मोस्टली लाइफ तो हमारी अर्थ के ऊपर वैसे भी खत्म हो जाएगी। क्योंकि ऐसा पहली बार तो नहीं हुआ है, ऐसा फ्यूचर में पास्ट में हो चुका है, जब बड़े-बड़े एस्टेरॉइड टकराए थे और लाइफ खत्म हो गई थी। अराउंड 6 करोड़ इयर्स अगो एक बहुत बड़ा मेटेओराइट जो है वो टकराया था हमारी अर्थ से, जिससे हमारी अर्थ के ऊपर मोर देन 90% लाइफ वैसे भी खत्म हो गई थी, जिसमें से आप डायनासोर का नाम भी ले सकते हो। नहीं, तो ये प्रोसेस सोलर सिस्टम में चलती रहती है, कोई ऐसी इट्स जस्ट अ ज्योग्राफिकल प्रोसेस, इसमें कोई वैसी कोई बात नहीं है, ठीक है जी। उससे पहले भी क्या कोई ऐसे मिशन हुए हैं? बिल्कुल हुए हैं। जापान का एक मिशन है हायाबुसा 2। दिस इज द ओनली मिशन प्रेजेंटली जो कि एस्ट्रॉइड से मटेरियल लेके आया था। 2014 में इसको लॉन्च किया गया था, 2020 में इसने फाइनली अर्थ के ऊपर लैंड किया था। अभी जो ये यूएसए वाला मिशन है नासा का, ये सेकंड मिशन बन गया है। ये नासा का एक और मिशन था जिसे डाउन मिशन कहा जाता है। ये 2011-12 के बीच में हुआ था। ये सामान वहां से कुछ मटेरियल लेके नहीं आए थे। ये सिर्फ ये उन्होंने रिवॉल्व किया था एस्ट्रॉइड के चारों तरफ। तो ये आप थोड़ा याद कर सकते हो, डाउन मिशन नासा का है, हायाबुसा जापान का है और अभी जो प्रेजेंट वाला नासा जो मटेरियल लेके आया है, आप उसको याद कर सकते हो। प्रीलिम्स में डेफिनिटली इस तरह की चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं। बाकी एस्ट्रॉइड और गैलेक्टिक वगैरह में आपको मैंने बता ही दिया है। तो थोड़ा-सा ज्योग्राफी, साइंस आप देख सकते हो। आप ये आई थिंक 2011 का क्वेश्चन है यूपीएससी का, प्रीवियस ईयर प्रीलिम्स का क्वेश्चन है। तो आप यहाँ पे भी देख सकते हो, एस्ट्रॉइड और कॉमेट्स के बीच में क्या डिफरेंस है। आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में बताएँ, नहीं पता है तो कल हम इसके बारे में डिस्कशन कर सकते हैं। चलिए जी। डिफेंस बोर्ड डिस्कसेस प्लान फॉर द सेकंड विक्रांत लाइक कैरियर, ठीक है। विक्रांत लाइक का मतलब क्या? तो विक्रांत क्या है? विक्रांत हमारा एयरक्राफ्ट कैरियर है जो कि इंडिया ने खुद बनाया है और एयरक्राफ्ट कैरियर बनाना एक बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी अचीवमेंट होती है। एक एयरक्राफ्ट कैरियर को बनाने में 10-15 साल 20 साल तक लग जाते हैं। इंडिया ने अपना खुद का बना लिया है। तो ये हमारी एक डिफेंस टेक्नोलॉजी बड़ी ज़बरदस्त है। बिलियंस ऑफ ईयर हम लोग ने 10-12 बिलियन के डॉलर के आस-पास इसके ऊपर खर्चा किया है। इंडिया बड़ी कंट्री है भाई, चारों तरफ दुश्मनों से घिरी हुई है। तो एक एयरक्राफ्ट कार्य कैरियर से काम नहीं चलेगा। तो डिफेंस बोर्ड का ये कहना है कि हमें विक्रांत जैसा एक और एयरक्राफ्ट कैरियर कम से कम बना लेना चाहिए। एक बे ऑफ बंगाल में रहेगा, एक इधर अरेबियन सी में रहेगा। 2 तो इंडिया को वैसे भी चाहिए। मतलब इंडिया को ऐसे तो 3-4 चाहिए, लेकिन कम से कम 2 इंडिजिनस होने चाहिए। तो ये उन्होंने कहा है। बस इतना इस आर्टिकल से सफिशिएंट है, बट हाँ, एयरक्राफ्ट कैरियर क्या होता है बेसिक इन्फॉर्मेशन के लिए यू शुड नो। आपने फ़िल्मों वगैरह में देखा होगा इस तरह का कुछ। देखिए ये होता है एयरक्राफ्ट कैरियर। मतलब एक ऐसा कैरियर जो एयरक्राफ्ट को लेके जा सके, है ना? उसी को तो कैरियर बोलते हैं। जो टेम्पो होते हैं, ट्रक होते हैं, इवन हमारा साइकिल होता है। साइकिल के पीछे भी कैरियर लगा होता है ना? तो कैरियर इज़ समथिंग जो किसी को चीज़ को कैरी करने के काम आता है। तो ये देखिए यहाँ पे एयरक्राफ्ट र रखे हुए हैं, है ना? पार्क किए हुए हैं। तो ये होता है एयरक्राफ्ट कैरियर। एयरक्राफ्ट कैरियर कितना बड़ा एयरक्राफ्ट होता है, इतना बड़ा एक शिप होता है टाइप का, जिसके ऊपर आप एयरक्राफ्ट को इवन पार्क कर सकते हो और यहाँ पे एक छोटा डेक भी होता है। एक डेक होता है, जहाँ से ये एयरक्राफ्ट जो होते हैं, वो फ्लाई करते हैं, टेक ऑफ करते हैं और फिर यहीं पे लैंड भी करते हैं। मतलब एयरक्राफ्ट कैरियर एक इतना बड़ा सिस्टम होता है, जो कि कई सालों तक अगर वो काफ़ी बड़ा है, तो ये बिना अर्थ की सपोर्ट के इंडिपेंडेंटली काम कर सकता है। ये अपने आप में एक पूरा बैटलशिप होता है, अपने आप में एक अलग दुनिया होती है और ये अकेला नहीं चलता है। भई अकेला चलेगा तो दुश्मन इसके ऊपर अटैक कर देंगे। तो ये पूरे सिस्टम के साथ चलता है। इसके पास जैसे एयरक्राफ्ट कैरियर है हमारा यहाँ पे, आप देख सकते हो। ये अपने साथ फुल प्रोटेक्शन लेके चलता है। यहाँ पे फ्रिगेट्स होती हैं, सबमरीन्स होती हैं, डिस्ट्रॉयर्स होते हैं, तो एक पूरा सिस्टम लेके चलता है। तो अगर कोई इसके ऊपर अटैक करने लगेगा, तो ये डेफ़िनेटली उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे और यहाँ से जो एयरक्राफ्ट्स हैं, वो टेक ऑफ करते हैं, लैंड करते हैं, अपने ऑपरेशन को खत्म करके यहाँ पे आराम से आ सकते हैं। अमेरिका के पास न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर भी हैं, जो कई सालों तक समंदर में रह सकते हैं। उनको किसी लैंड की रिक्वायरमेंट नहीं होती, सिर्फ़ फूड सप्लाई वगैरह के लिए कभी-कभी उनको हेल्प की चाहिए होती है, अदरवाइज़ इंडिपेंडेंटली काम कर सकते हैं, अपने आप में पूरी दुनिया होती है। हज़ारों लोग यहाँ पे रहते हैं, 24 घंटे रहते हैं, सब कुछ यहाँ पे होता है, सुविधाएँ होती हैं। तो एयरक्राफ्ट कैरियर अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है।
ठीक है? तो ये आइसोलेशन में भी ऑपरेट कर सकते हैं, बिना आइसोलेशन के भी कर सकते हैं। लेकिन 2 तरह के होते हैं, एक होता है स्टोबार और दूसरा होता है कैटोबार, ठीक है? ये क्या होता है थोड़ा आपको मैं बताता चलूँ। देखिए, इसे डेक के ऊपर डिपेंड करता है। ये जो एयरक्राफ्ट कैरियर का जो डेक होता है, कुछ डेक ना आगे से ऐसे थोड़े कर्व होते हैं। थोड़ा आप देख सकते हैं यहाँ पे हल्का-सा कर्व है, लेकिन कुछ जो है बिल्कुल पूरी तरह से ऐसे स्ट्रेट होते हैं। तो एयरशिप जो एयरक्राफ्ट जो है यहाँ से आता है और फिर यहाँ से उड़ान भरता है। तो इस तरह का जो एयरक्राफ्ट कैरियर होता है, जो आगे से थोड़ा-सा कर्वी होता है, उसे स्टोबार कहते हैं, ठीक है? लेकिन जो स्ट्रेट होता है, उसे हम लोग कैटोबार कहते हैं। फिलहाल इंडिया का जो देखिए इंडिया का जो हमारा कैरियर है आईएनएस विराट, ठीक है? जो हम लोगों ने डिकमीशन कर दिया था। ये भी स्टोबार था। जो इंडिया का प्रेज़ेंट है, विक्रमादित्य, ठीक है? ये भी स्टोबार है और जो इंडिया का फिलहाल काम कर रहा है आईएनएस विक्रांत, ये भी स्टोबार है, ठीक है? लेकिन कैटोबार में क्या होता है थोड़ा अलग होता है। कैटोबार में जो डेक होता है वो काफ़ी छोटा होता है और यहाँ के जो एयरक्राफ्ट्स होते हैं वो बहुत छोटे डिस्टेंस पे हाई एनर्जी अटेन करते हैं और फिर एकदम से टेक ऑफ करते हैं। लेकिन यहाँ पे जो जब टेक ऑफ करने के बाद जब शिप लैंड करते हैं, तो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ होती है। ये देखिए यहाँ पे कुछ वायर्स आपको नज़र आ रही होंगी, एक वायर इधर पड़ी हुई है, एक वायर इधर पड़ी हुई है। तो जब एयरक्राफ्ट यहाँ पे लैंड करते हैं, तो वो अपनी स्पीड से नहीं रुकते हैं। जबकि इन एयरक्राफ्ट के पीछे की तरफ टेल की तरफ एक हुक लगी होती है, वो हुक इन वायर्स के अंदर फँस जाती है और ये उसको रोक देती है, ज़बरदस्ती। तो ये 4 वायर होती हैं बेसिकली। भैया देखो एक अगर मिस हो गई कम से कम दूसरी मिस हो गई तीसरी में, तीसरी मिस हो गई चौथी में, है ना? कहीं न कहीं तो वो फँसेगा। अगर मान लो चौथी में भी नहीं फँसा तो फिर एयरक्राफ्ट क्या करता है वो आगे से टेक ऑफ कर लेता है और फिर घूम के जो है दोबारा से ट्राई करता है। तो ये होता है कैटोबार। अमेरिका के मोस्टली जो एयरक्राफ्ट कैरियर हैं वो कैटोबार वाले होते हैं। ये थोड़े ज़्यादा एनर्जेटिक होते हैं। क्योंकि इसमें कम स्पेस की रिक्वायरमेंट होती है तो ज़्यादा एयरक्राफ्ट कैरियर आप यहाँ पे पार्क कर सकते हो। इंडिया की अगर आप एयरक्राफ्ट की हिस्ट्री को देखें तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग है। सबसे पहला जो हमारे पास एयरक्राफ्ट कैरियर था वो था आईएनएस विक्रांत और जो प्रेज़ेंट वाला है वो भी आईएनएस विक्रांत है। तो पिछले वाले को रिस्पेक्ट देने के लिए हम लोगों ने इसको किया है बेसिकली। तो 1961 से 1997 तक इसने इंडिया में काम किया, ये हम लोगों ने ब्रिटेन से लिया था। फिर हमारे पास एक आईएनएस विक्रांत के बाद जो है एक आया था सेंटोर क्लास कैरियर एचएमएस, ठीक है? ये हम लोगों ने 2016 में इसको डीकमीशन कर दिया। फिर हम लोगों ने विक्रमादित्य लिया जो हम लोगों ने रशिया से लिया है, ठीक है? ये अभी हमारे यहाँ पे काम कर रहा है। फिर आईएनएस विक्रांत हम लोगों ने खुद बनाया, 2023 में हम लोगों ने इसको कमीशन किया है। तो हो सकता है अभी फ्यूचर में 1-2 साल के अंदर हम लोग नया एयरक्राफ्ट कैरियर बनाना भी शुरू कर सकते हैं, विक्रांत जैसा, जो कि रिकमेंडेशन यहाँ पे डिफेंस बोर्ड की आई है। ठीक है जी, चलिए। साइमल्टेनियस पोल्स बट ओनली इन द प्रेसिडेंशियल सिस्टम तो प्रशांत भूषण जी हैं, आपको पता ही है ये बहुत बड़े लॉयर हैं, पॉलिटिकल एक्सपर्ट भी हैं, एक पॉलिटिशियन भी हैं, ठीक है? इनका नाम तो सबको पता होगा। तो इन्होंने साइमल्टेनियस इलेक्शन के बारे में कुछ कहा है। इन्होंने कहा है कि भैया साइमल्टेनियस इलेक्शन या वन नेशन वन इलेक्शन तभी पॉसिबल है, जब इंडिया में प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है। बट प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती क्या है? प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जैसे यूएसए में होती है, वो उसे हम प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बोलते हैं। ठीक है? यानी कि यूएसए में जो बाइडेन है, वो एक प्रेज़िडेंट हैं, ऑफ़ कोर्स। लेकिन ये इंडिया से थोड़ा कैसे डिफरेंट होता है, आपको हल्का-सा बता देता हूँ मैं। हालाँकि कंटेंट आप पढ़ सकते हो बाद में, कोई दिक्कत नहीं है। इंडिया में जो सिस्टम यूज़ किया जाता है, वो है हमारा पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ सिस्टम, ठीक है? जो यूएसए में सिस्टम यूज़ किया जाता है, वो है हमारा प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है? दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है? दोनों में बेसिक डिफरेंस ये अब ये दोनों जो है हेड ऑफ़ द गवर्नमेंट हैं। येस, ये भी हेड ऑफ़ द गवर्नमेंट है, इधर से हमारे प्राइम मिनिस्टर, हेड ऑफ़ गवर्नमेंट। अच्छा, हमारे यहाँ पे हेड ऑफ़ गवर्नमेंट तो प्राइम मिनिस्टर हैं, लेकिन हेड ऑफ़ स्टेट वो प्रेज़िडेंट हैं। यस, हेड ऑफ़ स्टेट प्रेज़िडेंट हैं। लेकिन यूएसए में ऐसा नहीं है। यूएसए में हेड ऑफ़ गवर्नमेंट और हेड ऑफ़ स्टेट दोनों ही प्रेज़िडेंट होते हैं। बेसिक डिफरेंस क्या है? बेसिक डिफरेंस ये है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ़ गवर्नमेंट में हम लोग प्राइम मिनिस्टर को वोट नहीं करते हैं। हम लोग एमपीज़ को वोट करते हैं, है ना? ये एमपीज़ बाद में अपने लीडर को चुनती हैं।
और वही लीडर पीएम बनता है। लेकिन यूएसए में जो आम आदमी होता है, वह डायरेक्ट प्रेसिडेंट के लिए वोट करते हैं। वहाँ पे कोई एमपी-वेमपी वाला सिस्टम नहीं होता। एक कैंडिडेट होता है, जो प्रेसिडेंट कैंडिडेट होता है, सीधा उसको वोट जाती है। हमारी वोट किसको जाता है? प्राइम मिनिस्टर को नहीं जाती है। हमारी वोट अपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को जाती है, जो कॉन्स्टिट्यूएंसी से इलेक्शन लड़ रहे होते हैं। वो बाद में अपने लीडर को चूज़ करते हैं। जिस लीडर के पास सबसे ज़्यादा एमपीज़ की सपोर्ट होगी, वो पीएम बनेगा, सीधी-सीधी सी बात है। तो एक तो बेसिक डिफरेंस दोनों के बीच में ये होता है, वहाँ पे और यहाँ पे। अब देख लीजिए, भाई सीधी-सी बात है, क्योंकि ये पीएम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की मेजॉरिटी से चुना गया है, तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इसको कभी भी हटा सकते हैं। वो कहेंगे, "साहब आप निकलिए यहाँ से, क्योंकि आप हमारी मेजॉरिटी को एन्जॉय नहीं कर रहे हो।" इसका मतलब ये हुआ कि हमारे देश में प्राइम मिनिस्टर को कभी भी हटाया जा सकता है, अगर वो मेजॉरिटी एन्जॉय नहीं कर रहे हैं तो। इसका मतलब ये हुआ कि जो प्रेज़िडेंट हैं, व्हिच इज़ अ पार्ट ऑफ एग्ज़ीक्यूटिव, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उनको कभी भी हटा सकते हैं, व्हिच इज़ अ पार्ट ऑफ लेजिस्लेटिव। यस, लेजिस्लेटिव ब्रांच और एग्ज़ीक्यूटिव ब्रांच, इसका मतलब पूरी तरह से इंडिपेंडेंट नहीं है, क्योंकि लेजिस्लेचर कभी भी एग्ज़ीक्यूटिव को हटा सकते हैं। लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं होता। अमेरिका में प्रेसिडेंट अपने कांग्रेस से पूरी तरह से इंडिपेंडेंट होते हैं। कांग्रेस का मतलब क्या होता है? मतलब जो वहाँ पे एक तो सीनेट होती है, जो कि परमानेंट हाउस होता है, और एक वहाँ पे जो है वो हाउस होता है, ठीक है? दूसरे वाला जिसे लोअर हाउस कहते हैं, जस्ट लाइक आवर लोकसभा, ठीक है? जिसमें हाउस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव भी आप उसको कहते हैं, एचओआर, और यहाँ पे सीनेट कहते हैं। ये इनका प्रेसिडेंट से कोई लेना-देना नहीं है। एक बार प्रेसिडेंट वहाँ पे चुन लिए गए, तो समझ लो वो 4 साल के लिए फिक्स हो गए हैं, बात खत्म। ये कुछ भी करते रहें। यहाँ पे किसी की पार्टी की मेजॉरिटी हो, किसी पार्टी की माइनॉरिटी हो, डज़न्ट मैटर। एक बार इनको जनता ने चुन लिया, तो 4 साल के लिए चुन लिया। हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ पे जनता पीएम को चुनती ही नहीं। क्योंकि हमारे यहाँ पे जनता चुनती है एमपीज़ को। एमपी जिसको चाहे पीएम बनाएँ, जिसको चाहे पीएम से हटाएँ, वहाँ पे ऐसा नहीं है। तो वहाँ पे एग्ज़ीक्यूटिव जो कि प्रेसिडेंट हैं, वो लेजिस्लेटिव से पूरी तरह से सेपरेट होते हैं। इवन वहाँ पे प्रेसिडेंट कांग्रेस में कभी जाते ही नहीं हैं। हमारे यहाँ तो प्राइम मिनिस्टर हमेशा जाते हैं, जब भी कोई बजट सेशन या विंटर सेशन होता है, हमेशा आपको मिलेंगे वहाँ पे गए हुए, स्पीच भी देते हैं, वोटिंग भी करते हैं, सब काम होते हैं। क्योंकि इंडिया में प्राइम मिनिस्टर इज़ जस्ट लाइक अनदर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ही इज़ इक्वल अमंग इक्वल्स। कोई स्पेशल नहीं है हमारे यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर, वो सिर्फ़ एक एमपी हैं, लेकिन वहाँ पे प्रेसिडेंट स्पेशल हैं, इसीलिए वो कांग्रेस में कभी आते ही नहीं हैं। ये फ़र्क है हमारे यहाँ पे और वहाँ पे, ठीक है जी? तो ये तो आपको थोड़ा-सा समझ में यहाँ पे आ ही गया होगा। तो ये मैंने थोड़ा लिखा हुआ है। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के बेनिफिट क्या होते हैं? ऑब्वियस सी बात है, अभी यहाँ पे स्टेबल गवर्नमेंट होती है। इंडिया में तो एक बार अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार जो है सिर्फ़ 13 दिन के अंदर ही गिर गई थी। लेकिन वहाँ पे ऐसा नहीं होता। वहाँ पे कोई नॉन कॉन्फिडेंस मोशन नहीं होता है। ठीक है? वहाँ पे आप अगर 4 साल के लिए बन गए तो बन गए। हाँ, इम्पीचमेंट हो जाए तो अलग बात है, अदरवाइज़ आपको नहीं हटाया जा सकता। तो स्टेबल गवर्नमेंट होती है। सेपरेशन ऑफ पावर पूरी तरह से फॉलो किया जाता है, ठीक है? एप्रोप्रिएट इन द इमरजेंसी एज़ द हेड ऑफ द स्टेट ऑफ द गवर्नमेंट, प्रेज़िडेंट कैन मेक वाइटल डिसीजंस क्विकली एंड एफिशिएंटली। किसी के साथ लड़ाई झगड़ा हो गया, वॉर हो गया, तो प्रेज़िडेंट क्विक डिसीजन ले सकते हैं। उनको डिपेंड होने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है दूसरों के ऊपर, ठीक है? अपॉइंटमेंट ऑफ द कैपेबल मैन, हमारे देश में क्या होता है? अनपढ़ आदमी भी मिनिस्टर बन जाते हैं, ठीक है? वहाँ पे ऐसा नहीं होता। वहाँ के प्रेज़िडेंट अपने जो एग्ज़ीक्यूटिव को चुनते हैं, वो एक्सपर्ट्स लोग होते हैं। क्योंकि वो लेजिस्लेटिव के ऊपर डिपेंड नहीं करते। हमारे यहाँ पे क्या होता है, लेजिस्लेचर से ही एग्जीक्यूटिव चुने जाते हैं, लेकिन वहाँ पे एक्सपर्ट्स चुने जाते हैं। तो वहाँ पे जो गवर्नमेंट है वो थोड़ी-सी ज़्यादा एफिशिएंट होती है। लेकिन हाँ, उसका कुछ नुकसान भी होता है। उसका नुकसान ये होता है कि कई बार वहाँ के जो प्रेज़िडेंट होते हैं, वो एज़ अ डिक्टेटर जो है काफ़ी ज़्यादा अथॉरिटेटिव हो सकते हैं। तो वो तो टेंशन वहाँ पे हमेशा रहती ही है, ठीक है? डेस्पोटिक मतलब जैसे ट्रम्प थे, है ना? वो किसी की सुनते नहीं थे। तो उस तरह की चीज़ वहाँ पे डेफ़िनेटली हो सकती है। कई बार इंटर ऑर्गन डेडलॉक वहाँ पे होता है। जैसे कई बार सीनेट में और जो वहाँ के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव हैं, कई बार वो बजट पास नहीं करते, कई बार ऐसा होता है ना? और इकोनॉमिक प्लानिंग भी ज़रूरी है। देखिए चेक एंड बैलेंस ज़रूरी है डेमोक्रेसी में, लेकिन प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में चेक एंड बैलेंस थोड़ा कम होता है, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट होते हैं। तो ये कुछ नेगेटिव चीज़ें तो उसकी हैं, और इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ही इंडिया ने प्रेसिडेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को नहीं
चुना? हम लोगों ने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को चुना, क्योंकि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में अकाउंटेबिलिटी ज़्यादा होती है। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में अकाउंटेबिलिटी थोड़ी कम होती है। इस वजह से हम लोगों ने इसको नहीं चुना था, और हालाँकि हम लोगों ने ब्रिटिश सिस्टम को फ़ॉलो किया था, तो इसलिए हम लोग ब्रिटिश सिस्टम में जो पार्लियामेंट्री सिस्टम होता है, वही हम लोग यहाँ पे कंटिन्यू कर रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि प्रशांत भूषण जी क्या बोल रहे हैं? प्रशांत भूषण जी ये बोल रहे हैं कि जो वन नेशन, वन पोल या वन इलेक्शन का जो प्रोसीजर है, वो प्रेजेंटली जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है उसके अंदर तो फॉलो नहीं हो सकता, प्रैक्टिकली नहीं है। क्योंकि इलेक्शन 2 साल में भी हो सकते हैं, सरकार 3 साल में भी गिर सकती है, तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। हाँ, प्रेसिडेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में पॉसिबल हो सकता है, ठीक है? क्योंकि वहाँ पे आप फिक्स 5 साल के लिए चुने जाते हो। इंडिया में तो 5 साल के लिए चुने जाओगे, अमेरिका में 4 साल के लिए होता है। एक तो इन्होंने ये कहा, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर फॉलो किया जाता है, ऑफ कोर्स। अब वहाँ पे फिक्स 4 साल है, प्रेसिडेंट 4 साल रहेंगे। बाय चांस प्रेसिडेंट मर गए, तो वाइस प्रेसिडेंट वो गवर्नमेंट को हेड करेंगे। वाइस प्रेसिडेंट भी मर गए, तो स्पीकर करेंगे। स्पीकर करेंगे तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस करेंगे। मतलब सरकार नहीं गिरेगी। इंडिया में तो सरकार गिर जाती है। और अगर इंडिया में वन नेशन वन इलेक्शन फॉलो करना है, तो बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी हमें करने पड़ेंगे। तो फिलहाल तो ये पॉसिबल नज़र नहीं आता है। अब सवाल ये उठता है कि भैया जो इंडिया में प्रेजेंटली पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, क्या वो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है? अभी हमें इसके बारे में पक्का नहीं पता, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कुछ कहा नहीं है। हाँ, अगर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इंडिया में बेसिक स्ट्रक्चर हुआ, तो आप फिर तो आप इसको वैसे भी चेंज नहीं कर सकते, ठीक है? कुछ लोगों का कहना है कि भाई अ, प्रेजेंट जो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, वो फेडरल स्ट्रक्चर के लिए डेंजरस है, क्योंकि इंडिया में तो फेडरल स्ट्रक्चर है, स्टेट्स की पावर भी है। लेकिन फिर सवाल उठता है कि भई ऐसे तो अमेरिका भी फेडरल कंट्री है। अमेरिका में भी तो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, वहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं आती। तो असर का ये कहना है कि प्रेजेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से फेडरलिज्म के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। स्टेट्स की खूब सारी पावर होती हैं, वो बाद में भी एन्जॉय उसको कर सकती हैं। लेकिन घुमा-फिरा के फिर बात वही आती है कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लगाना क्यों है भाई? जब पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अच्छे से चल ही रही है। इंदिरा गांधी जी ने भी ये प्रपोज़ल दिया था कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लगा देते हैं, क्योंकि यू नो वेरी वेल कभी भी पोस्ट जा सकती है नॉर्मल पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर तो। बट ठीक है, लॉ कमीशन ने भी कहा है कि हाँ, इंडिया में प्रैक्टिकल नहीं है फिलहाल, लेकिन चलो डिस्कशन तो हुआ है। तो एक ये चीज़ आप थोड़ा-सा कर सकते हो आज के आर्टिकल से। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होता है, इसके बेनिफिट क्या होते हैं, नुकसान क्या होते हैं? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो इंडिया में फॉलो हो रही है, इसका नुकसान क्या है? इसका बेनिफिट क्या है? मेंस के पर्सपेक्टिव से, और थोड़ा-सा आप उसको वन नेशन और वन इलेक्शन के साथ भी जोड़ के देख सकते हैं। चलिए जी, तो ये था आज के आर्टिकल्स। कुछ एडिशनल आर्टिकल हैं, पढ़ सकते हो। थैंक यू वेरी मच। ऑल द बेस्ट। जय हिंद।